जबरदस्त नोट्स हैं जो आपके एग्जाम में 101% फंसते हैं। 125 नंबर नॉर्मली मान के चलो कि नोट्स में से फंस जाएंगे। तो अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो कल को सब लोग जो है ले लेना। कल दोपहर में 12 बजे आपका ऑफर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो तब तक वीडियो को लाइक कर दो तुरंत सब लोग जो है फटाफट से। एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो सब लोग जल्दी से। हाँ जी, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? पहला है संपादन, दूसरा है आपका प्रारूपण, तीसरा है विचार मंथन और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रतिपुष्टि। तो आप लोग कमेंट करके अपना आंसर लिखते रहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए फटाफट से अपना आंसर देंगे आप। जी बहुत बढ़िया, चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना आंसर फटाफट से। हाँ जी, देखो तो आप जब बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की तो इसके चार चरण मेन चार होते हैं, वैसे पांच चरण होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है आपका? सबसे पहले नंबर पे आता है आपका विचार मंथन, है ना। सबसे पहले जब आप लिखते हैं किसी भी चीज को तो सबसे पहला चरण होता है आपका विचार मंथन। दूसरे चरण पे आप क्या करते हैं? दूसरे चरण पे आप स्टार्ट करते हैं एक कच्चा, मतलब ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं ना, ब्लूप्रिंट प्रारूप तैयार करते हैं आप। तो ब्लूप्रिंट तैयार करने में ही क्या हो जाता है, पहले आप करते हैं ब्लूप्रिंट तैयार, है ना। इसको ब्लूप्रिंट ही लिख रहा हूं मैं, एक तरह से आप कच्चा रफ पेपर पे अपना लेखन करते हैं, ये मान सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका एडिटिंग। एडिटिंग कहते हैं जांच करने को, और इस एडिटिंग को ही कह रहे हैं ये आपका प्रारूपण, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ये आपका प्रारूपण कह रहे हैं इसी को, ठीक है। फिर आपका चौथे नंबर पे आता है इसके बाद में आपका इसको प्रारूप तैयार करने के बाद जो है गलतियां वगैरह आप चेक कर लेंगे, एडिटिंग आपने कर दी। उसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पे फाइनल। फाइनल जो है आपका, जो क्या कहेंगे उसको, शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब फाइनल जो आप प्रारूप तैयार करेंगे, फाइनल वाला यहाँ पे कर देंगे आप तैयार, ठीक है। फाइनल तैयार कर देंगे और पांचवें नंबर पे आप उसका संपादन कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में उसको जो है पब्लिश कर देंगे आप, छपने के लिए दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट है वो है ये जांच करने वाला। तो जैसे जो भी गलतियां त्रुटियां वगैरह जो भी होती हैं आपके लेखन प्रक्रिया में, उसकी जांच जो आप करेंगे वो करेंगे प्रारूपण में। क्योंकि देखो वैसे अगर आपको ये विचार ये नहीं भी पता ना, तो भी आप इसका आंसर वैसे भी निकाल लोगे। संपादन सबसे लास्ट में ही होता है किसी भी काम में, चाहे प्रिंट का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपने ड्राइंग बनाई हो। भाई टीचर को सबसे लास्ट में ही तो दिखाओगे, संपादन का मतलब ये है कि फाइनल कर दिया आपने। विचार मंथन सबसे स्टार्टिंग में हो जाता है। जब आप काम करने शुरू कर रहे हैं उससे पहले पहले सोचेंगे आपकी करना क्या है। और प्रतिपुष्टि होती है सबसे आखिर में, यानी कि जब काम पूरा हो चुका होगा तो आपका टीचर या जो भी सामने वाला व्यक्ति है वो फीडबैक देगा आपको। तो प्रारूपण ही बचेगा आपके पास, इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया और कक्षा एक के उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्यापन किया जा रहा था। आप किस अध्यापक को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं? पहला है एक अध्यापक श्यामपट्ट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही है। दूसरा है आपका दूसरी अध्यापक शिशु गीत गा रही थी और फिर कहानी सुना रही थी। तीसरा है तीसरी अध्यापक उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ा रही थी। फोर्थ है आपका चौथी अध्यापक शब्दों की वर्तनी पढ़ाकर फिर श्रुतेक करवा रही थी। तो बताएंगे इनमें से कौन सा टीचर आपको बेस्ट लग रहा है, या कौन सा तरीका बेस्ट है आपका यहाँ पर? जी फटाफट से लिखो जल्दी से अपना आंसर। हम्म। और वीडियो को लाइक करो पहले, 500 लाइक्स होने वाले हैं हमारे, जो दो चार लाइक कम पड़ रहे हैं। तो एक बार जो है कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो आप लोग, सब लोग जल्दी से फटाफट से। हाँ जी। लिखो तुरंत अपना आंसर, चलो। देखो तो इसने क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि कौन सा तरीका, या किस किस टीचर को आप आदर्श मानते हैं, किसको सबसे बेस्ट मानते हैं, है ना। एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया और कक्षा एक की बात कर रहे हैं। अब कक्षा एक की टीचर पढ़ा रही है तो कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा? श्याम पट्ट पर वर्णमाला के अक्षर लिखना क्या बेस्ट तरीका होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये नकल आधारित हो जाएगा। खाली आपने श्याम पट्ट पर वर्ण लिख दिए तो क्या बच्चा इतना काबिल है कि वो नकल कर पाएगा? कक्षा एक का बच्चा, और नकल कर भी ली उसने मान लो देख के, तो उसके अर्थ को नहीं समझ पाएगा। तो बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है या कहानी के माध्यम से सीखता है, छोटे बच्चे की बात करें तो।
तो आप क्या करेंगे, एक अध्यापक शिशु गीत गा रही है और फिर कहानी सुना रही है, तो गाना गाना क्या हो जाएगा, कविता, और कविता के अलावा हो जाएगी कहानी। तो कहानी और कविता के माध्यम से कक्षा 1 के बच्चे सबसे बेस्ट तरीके से सीखते हैं, छोटे बच्चे हैं। उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ाएंगे क्या कक्षा 1 में आप, बताओ, नहीं पढ़ाएंगे ना। फिर दूसरी बात, वर्तनी, वर्तनी पढ़ाकर इमला लिखवा रही है, श्रुतलेख। तो इमला लिखना या श्रुतलेख लिखना छोटे बच्चे नहीं लिख सकते, कक्षा 1 से बच्चे नहीं लिखते, कम से कम कक्षा 4-5 के बच्चे जो है इमला लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है? बच्चे प्रभावशाली पाठक बने, दूसरा है बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, तीसरा है बच्चे प्रभावशाली लेखक बने, और डी है आपका बच्चे ध्यान से सुनने वाले श्रोता बने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। हाँ जी, देखो यहाँ पे जो बात की गई है ना निपुण भारत में, निपुण का मतलब ही यही है आपका, है ना, निपुण जो है ना आपका, निपुण, निपुण भारत मिशन का मतलब ही ये है आपका कि आपका जो बच्चा है वो किसमें परफेक्ट हो जाना चाहिए, बुनियादी साक्षरता और ज्ञान बोध में। तो बुनियादी साक्षरता के अंदर आएगी क्या चीज आपकी, बुनियादी साक्षरता के अंदर आएगी भाषा का प्रयोग, यानी भाषा में बातचीत करना। तो बातचीत करना को किस क्या कहेंगे, संप्रेषक कहेंगे। यानी बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बन सके, यानी बच्चा आपकी भाषा को समझना सीख जाए, बोलना सीख जाए और सुनना सीख जाए, आपका बच्चा जो है बातचीत करना सीख जाए उस भाषा में। पाठक बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, पाठक बनाना उद्देश्य नहीं है कि पढ़ना सीखे बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से, या लेखक बनाना उद्देश्य नहीं है। सुनने वाला श्रोता बने, तो ये तो केवल एक कौशल पे आधारित आपका कथन हो गया, तो केवल एक कौशल सिखाना तो उद्देश्य होगा नहीं, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूली तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे खालिस्तान स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। किसमें, पूर्व विद्यालय, बाल वाटिका, ग्रेड 1 या फिर आपका ग्रेड 2? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आपका नोट्स लेने से पेपर 2 पास हो जाएगा, 100% होगा शमशाद जी। पिछली बार 49,000 बच्चे पास हुए हैं, नोट्स पढ़ के ही हुए हैं। 49,000 बच्चे पता है कितने होते हैं? हाँ, तो आपका क्यों नहीं होगा बताओ, बिल्कुल होगा आपका पास। चलो जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखो सब लोग। हम्म, देखो क्या पूछा आपसे, इन्होंने पूछा है कि आपके एनईपी 2020 में जो 3 माह की स्कूली तैयारी का मॉड्यूल बनाया गया है, तो ये किसके लिए है 3 माह की तैयारी का? ये आपका ग्रेड 1 के लिए है, यानी पहली ग्रेड में जब बच्चा जाएगा उसके लिए है। बाल वाटिका तो आपकी जो बाल वाटिका या पूर्व विद्यालय इनमें से नहीं हो पाएगा आपका, और बाल वाटिका तो इसमें है भी नहीं आपका, एनईपी के अंदर जो है बाल वाटिका वाला सिस्टम है ही नहीं आपका। सीधा यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभिकथन ए, भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। कारण है आपका भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। तो ए और आर में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो लिखो अपना आंसर जल्दी से। सर नोट्स कैसे खरीदें? नोट्स ऐप पे जाके खरीदो, ऐप है आपका प्ले स्टोर पे, एस टीचर अकेडमी, जो चैनल का नाम है उसी नाम से ऐप है। तो ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आपका अपना नंबर डाल के लॉगिन करो, उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वर्तनी मीनिंग, वर्तनी कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स को। हाँ, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या पूछा आपसे, भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। नहीं भाई, भाषाई निपुणता का मतलब होता है भाषा का प्रयोग, आप भाषा का प्रयोग प्रभावशाली तरीके से कर सकें, विभिन्न परिस्थितियों में कर सकें, इसका मतलब ये होता है। भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल की योग्यता है, देखो मैंने जो बताया आपको, इस्तेमाल की योग्यता है आपके। भाषाई निपुणता का मतलब होता है कि आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, व्याकरण व्याकरण उद्देश्य नहीं है आपका। तो ए तो असत्य है और आर सत्य है, तो आंसर राइट हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। ए गलत है, आर सही है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यपुस्तक के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है,
दूसरा है यह साहित्य की विभिन्न छटाएं विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है। तीसरा है यह पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है। और डी है यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाती है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखो। और वीडियो को लाइक करते रहो। नए बच्चे जितने भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आपके बहुत काम आएगा, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई नए बच्चे, अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो वही लोग करो जो पास करना चाहते हैं। जो टाइम पास करना चाहते हैं वो ना ही करो, उन्हें वो नहीं चाहिए हमें। हमें वही बच्चे चाहिए जो सीरियस है पढ़ने के लिए, जो सीटेट को पास करना चाहते हैं 100%। ठीक है। अब देखो क्या पूछा आपसे। इसने गलत वाला ऑप्शन पूछा है। यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन है। ये तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इससे आपका पाठ्यक्रम करिकुलम जो है वो सिस्टमेटिक रहता है किताब के हिसाब से आपका। साहित्य की विभिन्न विधाएं इसमें होंगी, यस सही बात है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करेगी पाठ्य पुस्तक आपकी, यस, क्योंकि आपके करिकुलम को किताब से ही आपको पता चलता है कि हमारा करिकुलम क्या है, हमारे टॉपिक क्या है, हमारी थीम क्या है, पढ़ाना क्या है बच्चे को, कैसे पढ़ाना है, ये आपकी गतिविधियां अलग से हो जाती हैं। आपको परिवार के बारे में पढ़ाना है, ये किताब ही बताएगी। कैसे पढ़ाना है वो आपकी मर्जी है, आप समाज में घुमा के पढ़ाओ या खेल के पढ़ाओ, जैसी मर्जी। शैक्षिक गतिविधि की योजना है। किताब आपकी शैक्षिक गतिविधि की योजना नहीं है। शैक्षिक गतिविधि की योजना के लिए आप लेसन प्लान बनाते हैं अलग से, योजना नहीं है किताब आपकी। किताब तो पूरे पाठ्यक्रम की योजना है, अगर आप कहेंगे गतिविधियों की योजना थोड़ी है। एक्टिविटी तो आप बच्चों के हिसाब से खुद करते हैं तैयार, कि बच्चा किस लेवल का है, क्या विशेषता है बच्चे की, है ना। तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर निगेटिव है। नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापक का यह मत है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार हैं और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना और संप्रेषित करते रहना चाहिए। यह किस प्रकार से हो सकता है। पहला है अभिभावकों को यह सूचित करके कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। दूसरा है नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करके। तीसरा है अभिभावकों को अकादमिक के स्थान पर सह अकादमिक क्षेत्रों में आमंत्रित करके। डी है अभिभावकों को अधिगम संबंधी सिद्धांत पढ़ाकर। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। जी लिखते रहो। हम बैच लिए हैं सचिन सचिन सर का, लेकिन पढ़ने में मजा आपके साथ आ रहा है, अच्छा। चलो अच्छी बात है, मजा आ रहा है ना तो पढ़ते रहो, बढ़िया। मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, फिर पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 600 लाइक होने वाले हैं, 4 लाइक बच रहे हैं, तो जरा फटाफट से करो, लाइक पूरे करते रहो सब लोग। देखो क्या पूछा आपसे। एक अध्यापक का यह मत है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार हैं। यानी कि जो गार्जियन होते हैं आपके, जो माता पिता होते हैं या बड़े भाई बहन, वो महत्वपूर्ण भागीदार होंगे आपके, और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना चाहिए। किसमें। आप जैसे पीटीएम करते हो ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो इसीलिए होती है ताकि पेरेंट्स को इंक्लूड किया जा सके आपके अधिगम में। तो अभिभावकों को यह सूचित करके कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह की शिकायत हो गई आपकी, है ना। ये तो केवल निगेटिव पक्ष हो गया, पॉजिटिव बताया नहीं। नियमित आधार पर अभिभावकों अभिभावकों के साथ पोर्टफोलियो पर चर्चा करके, ये आंसर राइट होगा आपका। आपका पोर्टफोलियो आपके बच्चे के बारे में सारी चीजें बता देता है, अच्छी भी बुरी भी। यानी बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया और कब आपका कम किया, सारी चीजें बताएगा। तो उससे अभिभावकों को सारी जानकारी मिल जाएगी। अभिभावकों को अकादमिक के स्थान पर सह अकादमिक क्षेत्रों में आमंत्रित करेंगे तो केवल एक पक्ष हो जाएगा, फिर व्यापक नहीं हो पाएगा। हमें तो अकेडमिक के साथ में नॉन अकेडमिक या को करिकुलर वाली जो होती है सब में ऐड करना है, सब में। अभिभावकों को सिद्धांत पढ़ाएंगे आप, सिद्धांत नहीं पढ़ाएंगे। सिद्धांत पढ़ना टीचर का काम है। माता पिता को थोड़ा टीचर बनाएंगे आप। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 3 से 9 वर्ष वाले समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है। घटना आधारित शिक्षण शास्त्र, भिन्न भिन्न पाठ्यचर्यक विषयों में आवाजाही संबंधी उपागम। तीसरा है खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। और डी है विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण शास्त्र। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर आप। जी। आई एम बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो लिखते रहो अपना आंसर सब लोग। हम्म। अब देखो क्या पूछा आपसे। 3 से 9 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं, तो उनको किस उपागम के माध्यम से आप ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। घटना आधारित शिक्षण शास्त्र। घटना आधारित में होती है व्याख्या। भाई घटना का तो वृत्तांत होता है, और वृत्तांत की आप क्या करेंगे, व्याख्या ही कर सकते हैं। व्याख्यान विधि चलेगा नहीं छोटी कक्षाओं में, क्योंकि 3 से 9 वाला जो बच्चा है, ये आपका कहाँ रहेगा, ये तो प्राइमरी में रहेगा ना।
प्राइमरी वाले में रहेगा आपका भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम विषयों में आवाजाही संबंधी उपागम। मतलब एक विषय से दूसरे विषय में आप जा रहे हैं तो ये भी काम नहीं चलेगा आपका। आपका चलेगा खिलौने वाला। सीधे निर्देश देंगे आप तो सीधे निर्देश भी बच्चों को समझ नहीं आएंगे। आप खिलौने के माध्यम से खेल आधारित विधि का उपयोग करेंगे आप। खेल विधि सबसे बेस्ट होगी छोटे बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रहे थे सबके सब ने बी ऑप्शन दे रखा है ना। चलो कोई बात नहीं, होती है गलती कभी कभी। आमतौर पर पूर्व विद्यालयी अध्यापक अपनी कक्षा में शुरुआती दौर में अपने शिक्षार्थियों को चित्रात्मक पुस्तकें देते हैं बजाय कि वर्णमाला पढ़ाने के। तो चित्रात्मक पुस्तकें देने का उद्देश्य क्या है? पहला है अपनी व्यस्तता के समय शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना और विभिन्न रंगों से परिचय देना। दूसरा है बच्चे भविष्य में इस तरह के चित्र बना सकें। तीसरा है बच्चे को पठन से परिचित करवाना और उनके भाषा विकास की शुरुआत करना। डी है उनके उन बुनियादी कौशलों का आकलन करना जो विद्यालय में प्रवेश के समय उनके पास थे। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक लगता है आपको? चलो जल्दी से फटाफट से अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी, लिखते रहो अपना आंसर। देखो क्या पूछा है। चित्रात्मक पुस्तकों का उद्देश्य क्या होता है? मतलब कुल मिला के चित्रों का उद्देश्य क्या है? किताब में चित्र क्यों डाले जाते हैं? तो चित्र जो डाले जाते हैं ना, ये अवधारणा को समझने के लिए डाले जाते हैं भाई, कॉन्सेप्ट के लिए डाल रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, पठन में मदद मिलेगी। तो बच्चों को व्यस्त तो रखना हमारा उद्देश्य है नहीं कि बच्चों को व्यस्त रखेंगे खाली पीली में। भविष्य में बच्चे चित्र बनाएंगे तो भैया चित्र बनाना सिखाएगा ड्राइंग का टीचर। हिंदी का टीचर क्यों सिखाएगा आपका चित्र बनाना? चित्र बनाना उद्देश्य नहीं है। बच्चों को पठन से परिचित करवाना है, क्योंकि चित्रों का भी पठन ही होता है और भाषा विकास की शुरुआत हो जाएगी उससे आपकी। सी वाला ऑप्शन आपका राइट जाएगा, क्योंकि पठन ही होता है। चित्रों से भी आप पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं तो चित्र देख के बच्चा समझ जाता है ना। उनके उन बुनियादी कौशलों का आकलन करना जो विद्यालय में आने से पहले उनके पास है, तो ये आकलन हो ही नहीं रहा आपका। पुस्तकों का उद्देश्य आकलन करना थोड़ी है। तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाई प्रक्रियाएं बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त हैं? पहला है प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों से परिचित करवाना। दूसरा, प्रतिदिन की शुरुआत आधे घंटे के घेरा टाइम से करवाना। तीसरा है धीरे धीरे नई अवधारणा का परिचय देना। और फोर्थ है रूटीन में नियमित रूप से बदलाव लाना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर? चलिए फटाफट से लिखेंगे अपना आंसर आप। चलिए जल्दी से लिखेंगे अपना आंसर। तो क्या पूछा इसने? कक्षाई प्रक्रियाएं बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए। अब बुनियादी की बात कर रहे हैं तो सीधी बात है प्राइमरी के ही बच्चे होंगे, है ना। प्राइमरी के बच्चे होंगे। अब प्राइमरी के बच्चों को प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों से परिचित कराना। तो केवल हम शब्दों पे थोड़ा आधारित रहेंगे, पूरी की पूरी पाठ्यचर्या आपकी शब्दों पे चलेगी। शब्दावली बढ़ाना हमारा उद्देश्य होता भी नहीं है वैसे प्राइमरी पे। हमारा उद्देश्य मेन होता है कि बच्चा भाषा का इस्तेमाल सीखे। प्रत्येक दिन उसको शुरुआती आधे घंटे का घेरा टाइम, यानी कि बच्चों को बिठा के रख लिया उन्हें आपने आधे घंटे के लिए। तो ये इसका कोई उद्देश्य हुआ ही नहीं भाषा में। धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना, ये सही रहेगा। आप एक एक करके बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाते जाएंगे। पहले ध्वनि सिखाएंगे, अक्षरों को मिलाना सिखाएंगे, अक्षरों को नकल करना सिखाओ, अक्षरों पे राइटिंग करना सिखाओ। धीरे धीरे नई नई अवधारणाएं सिखाते जाएंगे आप। रूटीन में परिवर्तन का कोई उद्देश्य नहीं होता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठ्यचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। कारण है भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है। इसलिए हर प्रकार का शिक्षण एक प्रकार से भाषा का शिक्षण है। तो बताओ ए और आर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। अवधारणा मीनिंग, अवधारणा का मतलब है कॉन्सेप्ट। चलो जल्दी लिखो। जी। आज सीडीपी क्लास नहीं चली। सीडीपी, अरे जीन प्याजे सीडीपी में ही तो आता है। अभी जीन प्याजे वाली क्लास हुई थी आपकी 3 बजे, तो वो सीडीपी का ही तो चैप्टर है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में समूची पाठ्यचर्या में भाषा महत्वपूर्ण है। अब समूची पाठ्यचर्या का मतलब क्या है? समूची पाठ्यचर्या में भाषा का मतलब है कि आप जो भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्लास के अंदर आप स्कूल में,
उन सारे सब्जेक्ट में आपके भाषा का इस्तेमाल होता है। गणित पढ़ा रहे हो तब भी भाषा का इस्तेमाल होगा, साइंस पढ़ा रहे हो तब भी भाषा का इस्तेमाल होगा, ईवीएस पढ़ा रहे हो तब भी भाषा का इस्तेमाल होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि पूरी ही पाठ्यचर्या में भाषा सबसे केंद्र में रहती है, भाषा का इस्तेमाल होता ही रहेगा। तो इसीलिए विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भ से बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसलिए हर प्रकार का शिक्षण एक तरह से भाषा का ही शिक्षण है। दोनों बातें आपकी सही हैं, व्याख्या भी सही हो जाएगी आपकी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय के निर्देश की भाषा एक ही है। यह अध्यापक के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि इससे वह बहुभाषिक बनेगा, वह बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकती है। तीसरा है, वह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधि का आयोजन कर सकती है। और डी है, बच्चे के लिए पठन और लेखन का अध्यापन अभिभावकों द्वारा किया जा सकता है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आपको, जल्दी से लिखेंगे आप अपना आंसर। जी, कॉन्सेप्ट मीन्स अवधारणा होता है सर, ना कि अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट। क्या नाम है आपका? पवन जी। गुरु जी थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लिया करो चारों तरफ का, हाँ। मीनिंग हर भाषा में हो सकती है, जरूरी नहीं कि इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग बनेगी। हिंदी से इंग्लिश में मीनिंग नहीं बन सकती। अगर चाइनीज में मीनिंग बनानी हो तो फिर कहाँ से बनाओगे, बताओ। तो भाषा जिस प्रकार से हमारे लिए इंग्लिश फॉरेनर भाषा है, तो अंग्रेजों के लिए हिंदी फॉरेनर भाषा है। अब वो भी तो यही बोलेंगे कि हिंदी का कोई शब्द होगा, वो कहेंगे मेरा, मेरा का मीन्स होता है माई, है ना। तो इस तरह वो भी तो इंग्लिश से, वो हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। तो ये उल्टा सीधा दोनों तरफ से चलेगा भाई, एक तरफ से ही नहीं चलेगा। एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा दोनों सेम है, यानी मातृभाषा में अध्ययन हो रहा है। तो इसका फायदा क्या मिलेगा बच्चे को भी और टीचर को भी? क्या फायदा मिलेगा? वह बहुभाषिक बनेगा बच्चा। बहुभाषिक बनेगा नहीं, क्योंकि भाषा एक ही है। दो भाषाएं थोड़ी है, तीन थोड़ी है, एक ही भाषा है। वह बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकती है, पहले से ही है। सामाजिक भाषा, जब उसके घर की भाषा पढ़ा रहे हो तो इसमें विकास कहाँ से होगा? वह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष में चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधि कर सकते हैं। आप कोई भी पाठ पढ़ा सकते हैं, कोई भी बच्चे को कोई चीज समझा सकते हैं उसकी भाषा में, है ना, आराम से। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका बेस्ट होगा। बच्चे के पठन और लेखन का अध्यापन अभिभावक करेंगे, माता पिता पढ़ाएंगे। अब तो फिर टीचर का क्या काम बचा भाई, ये बताओ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही है। ये टिप्पणियां सटीक रूप से यह वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। तो ये टिप्पणियां क्या है? सीखने का प्रतिफल है, भाषाई दक्षता है, भाषा भाषा शिक्षा के उद्देश्य हैं, या सीखने के स्तर हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है, जल्दी से लिखो अपना आंसर। हम्म। तो देखो, इसने जो कहा, उसने ये कहा कि कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे बच्चे। आप चाहे जो भी क्लास में जो भी पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के बाद आप कह रहे हैं कि हमारी टिप्पणियां ये बताएंगी कि बच्चा क्या कर पाएगा। तो हमारी जो टिप्पणियां हैं वो रिजल्ट बता रही है कुल मिला के, कि सीखने के बाद बच्चा क्या कर पाएगा। इसका मतलब सीखने का रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, सीखने का परिणाम क्या मिलेगा, उसको कहेंगे प्रतिफल। दक्षता तो आपका वो होता है प्रवीणता, यानी उसमें कितना परफेक्शन आप ला रहे हैं। उद्देश्य नहीं होगा, स्तर की बात नहीं है। यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कि हम पढ़ाने के बाद बच्चा क्या सीख जाएगा लास्ट में, तो वो प्रतिफल ही होता है। आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है कि विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन हो। दूसरा है, सभी शिक्षार्थियों को मातृभाषा का शिक्षण अधिगम। तीसरा है, शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना। फोर्थ है आपका, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के लिए सहायता प्रदान करना। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर ये हिंदी का प्रीवियस क्वेश्चन है क्या? जी बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। वॉइस स्लो आ रही है भाई, आज थोड़ा कम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आवाज स्लो ही आएगी आज। आज तबीयत खराब है तो आज स्लो ही आवाज आएगी। मैं बोल पा रहा हूँ, यही शुक्र मनाओ। पोर्टफोलियो और रूब्रिक में क्या अंतर है? रूब्रिक एक टूल है आपका। रूब्रिक जो है ना, वो केवल एक टूल है आपका, क्या इसको आकलन करने का। और पोर्टफोलियो जो होता है, वो आपका पूरा एक चिट्ठा होता है पूरे साल का। पोर्टफोलियो जो होता है ना, ये तो आप पूरे साल भर जो है जमा करते हैं, जो बच्चे की बायोडाटा, वो सब पोर्टफोलियो है। रूब्रिक एक टेस्ट होता है इस तरह का, इस तरह से कॉलम बने होते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉलम बने होते हैं। अब यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ आपके क्वेश्चंस होगा,
ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 1 आ गया आपका, मान लो। अब प्रश्न नंबर 1 का उत्तर जो भी बच्चे ने दिया, उस बच्चे ने जो उत्तर दिया, आप उससे कितने सेटिस्फाइड हैं? उस उत्तर के 2 नंबर देना चाहते हैं या 3 या 4, जो भी। मान लो मैं इस प्रश्न का उत्तर 3, मैं बच्चे को 3 नंबर देना चाहता हूँ, तो मैंने 3 पे। सेकंड वाले प्रश्न के मैं उसको 4 नंबर देना चाहता हूँ। तीसरे नंबर के मैं उसको 1 ही नंबर दूंगा, उसका जवाब जवाब सही नहीं दिया। इस तरह से आप आकलन करते हैं। ये एक टूल है ना, उपकरण है आकलन करने का। बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ होता है बच्चों की भाषाओं का इस्तेमाल करना, मातृभाषाओं का इस्तेमाल करना ही बहुभाषावाद है। यानी आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार की भाषा वाले बच्चे हैं, सभी की मातृभाषा का सम्मान करो और उनका इस्तेमाल करो, बहुभाषावाद हो गया आपका। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक बालिका विद्यालय आते आते साइन बोर्ड, प्ले कार्ड, लेबल, रैपर्स आदि देखती है और इस तरह से मुद्रित सामग्री के कई प्रकारों से अंतःक्रिया करती है। उसका इस प्रकार से अवलोकन व अंतःक्रिया करना अध्यापक को कौन से कौशल पोषित करने में मददगार है? चित्रकारी, पठन, श्रवण या पेंटिंग? बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर। देखो क्या बोला, एक बालिका विद्यालय आते हुए साइन बोर्ड, प्ले कार्ड, लेबल्स आदि देखती है और मुद्रित सामग्री से अंतःक्रिया करती है। अब मुद्रित सामग्री से आप अंतःक्रिया कर रहे हो, तो कौन सा कौशल आपका पोषित होगा? पढ़ने का। भाई जो आपकी छपी हुई या लिखी हुई चीजें है, उससे आप पठन ही तो करोगे, ऐसी चीजों को पढ़ोगे ही तो आप। चित्रकारी तो कर नहीं रही बच्ची, क्योंकि केवल देख देख रही है। और पेंटिंग भी नहीं कर रही है। सुनना तब होता है जब आप ऑडियो सुन रहे हो, यहाँ ऑडियो की बात नहीं हो रही, यहाँ मुद्रित सामग्री है, छपी हुई। तो छपी हुई चीज को तो आप केवल पढ़ पाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आज छोटी ही क्लास कर रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दो जिसने नहीं किया है, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो। बाकी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, नए बच्चे सब्सक्राइब कर लो चैनल।